हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है 28 तारीख और 28 जून। तो आज जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स न्यूज पिछले एक दो दिन में रही है उसको आज हम कवर करेंगे। और जैसा कि आपको पता है 30 मिनट के अंदर ही हम रोज डेली करेंट अफेयर्स की वीडियोज को लाते हैं और 30 मिनट्स के अंदर आपकी न्यूज कवर करते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। और जो लोग रोज इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी वीडियोज को, तो एक अनाउंसमेंट है, क्योंकि जो ये मंथ का लास्ट टाइम चल रहा है, तो अनाउंसमेंट है वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो चलिए पहले न्यूज शुरू करते हैं और बताते हैं आपको क्या चीज़ें अभी न्यूज में रही हैं। अभी तुंगभद्रा जो नदी है इसके जल विवाद पर बातें हुई, चर्चा में ये क्यों है। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच एक दुर्लभ सहमति के बाद जो केंद्र सरकार है, इन्होंने दशकों पुराना जो तुंगभद्रा बेसिन है, इस जल विवाद को सुलझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति यानी कि हाई लेवल कमेटी का प्रस्ताव बनाने का प्रस्ताव दिया है। बेसिकली है क्या कि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना, इनके बीच में आप देखोगे कि जो तुंगभद्रा नदी है ना, इसके कितना पानी किसको जाएगा, इससे रिलेटेड विवाद चल रहा था बहुत लंबे समय से। तो अभी केंद्र सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाने की बात की है और ये प्रस्ताव रखा गया है और ये इस मामले को देखेंगे अच्छे से। नदी का उद्गम और मार्ग की बात करें तो जो तुंगभद्रा नदी है ये कृष्णा नदी की एक प्रमुख पेरेनियल यानी बारहमासी सहायक नदी है। ट्रिब्यूटरी किसकी? कावेरी, कृष्णा नदी की, जो कर्नाटक में पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट, बारह पर्वत और गंगा मूला से निकलने वाली तुंगा और भद्रा नदियों के कुदली एक जगह है शिवमोगा के पास में मिलने से बनती है। तो तुंगा और भद्रा ये दो नदियां हैं, ये मिलती हैं कुदली जगह है वहां पर, और इसके बाद ये तुंगभद्रा बनती है और ये कृष्णा की सहायक नदी है। यह लगभग 531 किलोमीटर बहकर आंध्र प्रदेश के संगमेश्वरम में कृष्णा नदी से मिलती है। तो कहाँ पर मिलती है? संगमेश्वरम, और वो आंध्र प्रदेश में है। वहीं बात करें तुंगभद्रा जो जलाशय परियोजना है, तो वो 1950 के दशक में कर्नाटक के विजयनगर जिले के होसपेटे के पास बनी एक अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है, जो 3 राज्यों के सूखाग्रस्त जिलों की 16.38 लाख एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई करती है। विवाद के मुख्य कारण क्या बने? तो देखिए, जो सिल्टेशन होता है यानी कि गाद जिसको बोलते हैं, इसका संकट, भारी सिल्टेशन यहाँ पर जमा होने के कारण बांध जो था, जो डैम था, वो 134 टीएमसी जल भंडारण, आप देखोगे क्षमता काफी कम हो गई है। जो 134 टीएमसी की जल भंडारण मतलब वाटर को स्टोर करने की क्षमता थी, अब बहुत कम हो चुकी है। यहाँ पे जो राजोली बांडा डायवर्जन स्कीम है, आरडीएस, बुनियादी ढांचे के खराब होने के कारण तेलंगाना अपने पूरे हिस्से यानी कि जो 15.9 टीएमसी का पानी है वो नहीं ले पा रहा है, और अब इसको केवल तेलंगाना को 5 से 6 टीएमसी पानी ही मिल पाता है या फिर पानी खींच पा रहा है। अपर भद्रा परियोजना विवाद भी है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश ने कर्नाटक की ऊपरी जो भद्रा लिप्टा सिंचाई योजना के खिलाफ 2023 में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। संवैधानिक जो प्रावधान है वो क्या कहते हैं? जल प्रबंधन जो है, वाटर मैनेजमेंट, वो तो राज्य सूची का सब्जेक्ट है और 17वीं प्रविष्टि में ये है, इसके अंतर्गत आता है वाटर मैनेजमेंट। लेकिन जो अंतर्राज्यीय नदियों का विनियमन है वो संघ सूची में आता है प्रविष्टि 56 के अधीन। अनुच्छेद जो 262 है वो संसद को अंतर्राज्यीय जो नदी विवादों के निपटारे की शक्ति देता है। किसको? संसद को। कौन सा? आर्टिकल 262। ठीक है, आर्टिकल 262। एक मिनट, अभी दिख रहा है ये सारी चीजें? हाँ, आर्टिकल जो 262 है वो आप देखोगे यहाँ पर संसद को ये शक्ति देता है कि वो निपटारा कर सकते हैं।
अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, यहाँ पर अधिनियम लाया गया था 1956 में। जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय था इससे रिलेटेड वो था कि कावेरी निर्णय 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंतर्राज्यीय नदियां राष्ट्रीय संपत्ति हैं, किसी एक राज्य का इस पर विशेष मालिकाना हक नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज है एनसीईआरटी की कक्षा में पाठ्य पुस्तक में कक्षा 9 की इमरजेंसी को शामिल किया गया है। चर्चा में क्यों है? एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में 1975 के जो आपातकाल लगा था उसको शामिल किया है। भारत में आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, जो मार्च 1977 तक लागू रहा था। 38वां संविधान संशोधन 1975 किया गया। इसने राष्ट्रपति को युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर एक से अधिक उद्घोषणाएं जारी करने की शक्ति दी और आपातकाल को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया था। वहीं 42वां संविधान संशोधन आता है 1976। इसके तहत राष्ट्रपति भारत के किसी एक विशिष्ट हिस्से या क्षेत्र तक ही राष्ट्रीय आपातकाल को प्रभाव को सीमित कर सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। इसमें क्या हुआ? इसने आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड जो रिबेलियन शब्द जोड़ा। संसद की मंजूरी की अवधि के 2 महीने से घटाकर 1 महीना जो विशेष बहुमत के साथ किया और आपातकाल की न्यायिक समीक्षा को फिर से बहाल कर दिया था 44वें संविधान संशोधन ने, जो कि 1978 में हुआ। न्यायिक समीक्षा की बात करें तो मिनरवा जो मिल्स केस था 1980, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से को अदालत में चुनौती दी जा सकती है यदि वह माइलाफाइड यानी कि दुर्भावना या असंगत तथ्यों पर आधारित हो। अभी टेक्सटाइल एक समिट हुई है 2026। आयोजन कपड़ा मंत्रालय के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स द्वारा 2 दिवसीय एक टेक्सटाइल समिट 2026 का सफल आयोजन किया गया। इसका मुख्य फोकस था कि सतत विकास यानी सस्टेनेबिलिटी और वैश्विक बाजार का विस्तार पर था। लक्ष्य की बात करें तो भारत का लक्ष्य जो है 2030 तक कपड़ा निर्यात को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है 2030 तक। प्रमुख पहल की बात करें तो टिकाऊ पर्यावरण मानकों के अनुपालन के लिए मूल्य श्रृंखला में डिजिटल उत्पाद पासपोर्ट, डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना, साथ ही स्थानीय स्तर पर निर्यात तैयारी बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब योजना को पुनर्जीवित करना है। भारतीय कपड़ा उद्योग के मुख्य तथ्य आपको बताते हैं तो भारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग का मूल्य लगभग 179 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो भारत की जीडीपी का लगभग 2% का योगदान यहाँ पर देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत वैश्विक कपड़ा निर्यात में चौथे 4% हिस्से के साथ दुनिया का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। कृषि के बाद यह क्षेत्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है और कपड़ा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की अनुमति है। बेंगलुरु में अभी ब्रिक्स की अंतरिक्ष एजेंसियों की बैठक हुई है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ब्रिक्स चेयरशिप 2026 के तहत बेंगलुरु में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक संपन्न हुई, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने होस्ट किया। नया विचार ये है कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने अंतरिक्ष को नवाचार, निवेश और सतत विकास का वाहक बनाने के लिए ब्रिक्स स्पेस इकोनॉमी यानी कि ब्रिक्स अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और ब्रिक्स अंतरिक्ष परिषद ब्रिक्स स्पेस काउंसिल के गठन पर विचार रखा। प्रतिभागी देश आप देखोगे इसमें भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ नए देश मिस्र जैसे इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर शामिल हुए। मुख्य फोकस क्षेत्र जो था अंतरिक्ष स्थिरता, मलबे मुक्त मिशन मतलब डेब्रिस फ्री मिशंस, ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो कॉन्स्टलेशंस को मजबूत करना और आपदा प्रबंधन व पृथ्वी अवलोकन में डेटा साझा करना। भारत का प्रदर्शन इसमें भारत ने इस मंच पर अपने न्यू स्पेस
स्टार्टअप्स चंद्रयान 3, आदित्य L1 और गगनयान मिशन की प्रगति को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर वाराणसी से ओमान को पहला बिस्कुट निर्यात किया गया। चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत ने ओमान के लिए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सेपा के हस्ताक्षर होने के बाद वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश से ओमान के लिए बिस्कुट की पहली खेप का निर्यात किया है। सहयोग और मात्रा की बात करें तो इस निर्यात को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात जो विकास प्राधिकरण है एपेडा द्वारा सुगम बनाया गया था, जिसके तहत 40 मीट्रिक टन बिस्कुट भेजे गए। निर्यातक कंपनी या खेप वाराणसी की निर्यातक कंपनी में जो मैसर्स श्री तिरुपति बालाजी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्यात की गई है। निर्यात मार्ग या खेप वाराणसी से सीमा शुल्क कस्टम्स मंजूरी के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो ICD कानपुर भेजी जाएगी और फिर आगे ओमान निर्यात के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT मुंबई भी जाएगी। अपेडा के बारे में बात आपको बताएं तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका पूरा नाम है। मंत्रालय यहाँ पर यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। स्थिति यह दिसंबर 1985 में संसद के अधिनियम द्वारा जो अपेडा एक्ट है ना, संवैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद PFEPC का स्थान लिया था। बेंगलुरु का किया दुनिया का तीसरा सबसे फैमिली फ्रेंडली जो एयरपोर्ट बना है। चर्चा में क्यों है? attractiontickets.com द्वारा जो किए गए एक वैश्विक अध्ययन हैप्पीएस्ट एयरपोर्ट्स रैंकिंग में बेंगलुरु के जो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि KIA को ट्रांजिट यात्रियों के लिए दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल यानी फैमिली फ्रेंडली हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ग्लोबल रैंकिंग और स्कोर की बात करें तो बेंगलुरु के KIA ने 20 में से 18.6 का स्कोर हासिल किया है और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में फिनलैंड का जो हेलेंस्की वांटा एयरपोर्ट पहले स्थान पर है और सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर है। हैदराबाद का स्थान भारत का ही राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद इस सूची में चौथे स्थान पर है और इस वैश्विक सूची में जगह बनाने वाले ये केवल दो भारतीय हवाई अड्डे हैं। मूल्यांकन के पैमाने हवाई अड्डों की रैंकिंग 9 संकेतकों के आधार पर की गई है, जिसमें गूगल रेटिंग, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, फैमिली सुरक्षा लेन, बेबी केयर सुविधाएं, प्रैम स्ट्रोलर और रेंटल। यहाँ पर आप देखोगे विश्राम क्षेत्र यानी कि स्लीप पॉट्स, वाईफाई की गुणवत्ता, हवाई अड्डे का आकार और न्यूरो डाइवर्जेंट परिवारों के लिए सहायता शामिल है। दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर जो भी आज यानी कि 28 जून से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स था वो हमने देखा। हाँ, अनाउंसमेंट ये है कि 29 तारीख को हमारी जो करेंट अफेयर्स की वीडियो है वो नहीं आएगी, क्योंकि जितना भी इस जून के मंथ में कम्प्लीटली आपका पूरा करेंट अफेयर्स रहा है उसको हम एक वीडियो में कंपाइल कर रहे हैं। तो 31 तारीख मतलब 30 तारीख को, क्योंकि 31 का महीना नहीं 30 का है ना, तो 30 जून को आपको कंप्लीट इस महीने का करेंट अफेयर्स लगभग 2 से 3 घंटे का जितना भी हो पाएगा वो हम एक ही वीडियो में आपको कंबाइंड करके दे देंगे और थोड़ा सा फास्ट रिवीजन के फॉर्म में, ताकि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं एक बार अच्छे से उसको पूरे मंथ का रिवाइज कर पाएँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उनके पास जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। चलिए आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।